हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 को लगाएंगे दोस्तों, और इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात कहाँ से होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सिंधु घाटी जो है मोहरों से प्राप्त होती है उसकी सूचना, उसकी स्रोत जो है मोहरे ही है। और मोहरों की अगर बनावट की बात की जाए तो उसमें सेलखड़ी है, गोमदे, चकमक पत्थर हुआ करते थे, फिर तांबा के भी बने होते थे, कांस्य और मिट्टी के भी बनाई गई थी, है ना। और उस पे अगर छपे आकृतियों की बात कर ली जाए तो उनमें आपकी एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंस, बकरा, भैंस, इन सभी आदि पुरुषों पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनाई गई थी, है ना, उस पे छापी गई थी। तो ये सब चीज़ें रहीं सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त कहाँ से होती है इसको लेकर। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दुनिया में किस पर्वत दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। कहाँ पे मोटर मतलब गाड़ी वाड़ी चल सकती है, कौन से पर्वत दर्रे पर, दुनिया का कौन सबसे ऊंचा बात कर रहा है। तो ये है डुंगरीला, है ना, डुंगरीला पर्वत दर्रा, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो दोस्तों, ये 2013 में पारित किया गया था। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों, ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है ना, केरल का। ये एक्चुअली केरल के जो उत्तरी मालाबार इलाका होता है ना, वहाँ का एक प्रमुख क्या है, पूजा अनुष्ठान है ना, ये भी याद रखिएगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ भुवनेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था दोस्तों। तो उस समय थे हर्षवर्धन, है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसको उधर का गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है ना, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, वो अवधी भाषा में लिखी गई थी, है ना। चलिए, सती प्रथा का निषेध किया था कब। तो दोस्तों, आपको पता ही है, सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में हुआ था, है ना, राजा राम मोहन रॉय जी के प्रयासों से। तो ये 1829 में हुआ था दोस्तों ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी जी और किसके बीच, अंबेडकर साहब के बीच हुआ था, है ना, आपको पता ही है। गांधी जी जेल में थे, उसी समय इन्होंने एक अनशन कर दिया था ना। और उसी चीज़ को लेकर ये एक्चुअली क्या था कि हरिजनों के लिए एक निर्वाचित क्या था, वो चुनाव कराने की बात हो रही थी कि उनको एक अलग विधि किया जाए। लेकिन गांधी जी का क्या था कि नहीं, सब हिंदू और जो भी थे सबको एक समान मिलना चाहिए, है ना। तो इस वजह से लेकर इन्होंने एक अनशन कर दी थी, अनावरण अनशन, है ना। तो उसी बीच क्या हुआ कि फिर इनको समझौता करना पड़ा गांधी जी के साथ। उस समय ये यरवदी थी, यरवदा जेल में बंद थे गांधी जी, है ना। 1932 की ये बात है, आपको पता ही है। तो ये मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से ही पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको मैंने बताई थी जो पृथक प्रतिनिधित्व की मांग जो अंबेडकर जी ने करी थी हरिजनों के लिए, तो उसको लेकर ये गांधी जी थोड़े मतलब उनके फेवर में नहीं थे। तो वो एक्चुअली क्या थे, थोड़ी से नाराज़ हो गए। और आपको पता ही है कि 71 सीटों पे एक्चुअली इन लोगों का चल रहा था ना, पृथक प्रतिनिधित्व की मांग हो रही थी 71 सीटों पे। तो उसी को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। लेकिन क्या था दोस्तों कि ये हरिजनों के लिए एक अलग से नहीं होगा कोई भी चीज़, है ना, ये सब कोई एक साथ रहकर करेंगे। तो ये एक्चुअली इक्वलिटी की बात कर रहे थे गांधी जी के द्वारा, है ना, याद रखिएगा। चलिए, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, तलातल जो है वो असम राज्य के रंगपुर में अवस्थित है ना, याद रखिएगा, असम राज्य के रंगपुर में। चलिए, अगला का प्रश्न क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। चलिए दोस्तों, इनके द्वारा ये पुस्तक बहुत ही मतलब प्रभावित करती है। और इन्होंने इस पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी और उनके प्रभाव पर ही प्रकाश डाला एक्चुअली, कि कैसे कैसे वो भारत से धन उठा कर लेकर जा रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब इन्होंने द्वैत शासन लागू किया था उस समय से, है ना। तो कैसे कैसे इन्होंने वो सब करा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक के माध्यम से बताई थी। और एक तो ये बहुत सारी चीज़ें रहीं जो कि हमें पता चलती हैं इनके माध्यम से, इनके ही बुक के माध्यम से। चलिए, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, शीर्षक द
द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो लिखा गई है वो ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड एक्ट्रेस रही है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो वो थी पुदुचेरी, है ना। आपको पता ही है पुदुचेरी, इस पे इन लोगों ने एक्वायर कर लिया था, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा युग सुमेलित है या नहीं है। देखिए यहाँ पे सैंडर्स हत्याकांड है, कितना बता रहे हैं सैंडर्स हत्याकांड। देखिए कुछ चीज़ें रहेंगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। आपको पता ही है लखनऊ में क्रांतिकारी दलों का क्या हुआ, आयोजन सम्मेलन से स्टार्ट हुआ था ये। उत्तर के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूटपाट करी गई थी, आपको पता है करी गई थी ना, कब 1925 में। अब ये यहाँ पे दिया क्या गया है 1927, तो ये हालांकि आपका गलत हो गया ऑफ कोर्स, है ना। चलिए अब इसके अलावा मैं बात करूँ, इसी घटना के बाद काकोरी कांड का नाम से, काकोरी कांड को ही नाम से जाना जाता है। एक्चुअली काकोरी के लिए गाड़ी जा रही थी, इसी वजह से उसी को काकोरी कांड के नाम से जाना जाने लग गया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बाकी सब चीज़ें कहीं ना कहीं सही है ना। अलीपुर षड्यंत्र हो गया, फिर आपका ओडायर हत्याकांड हो गया जो कि उधम सिंह जाकर मारे थे, फिर आपका सैंडर्स हत्याकांड हो गया, सब कुछ सही है ना। ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था ना, याद रखिएगा। चलिए भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था, तो दोस्त राष्ट्रगान आपको पता ही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया, बांग्ला भाषा में रचित है ना, जन गण मन। ये 24 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से अपनाया गया था ना, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था, तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का आर्मी का गठन जो किया था वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था दोस्तों, है ना, 1928 में, आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही, उच्चतम न्यायालय में, तो दोस्तों हाई कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश फतिमा बीबी थी, आपको पता ही होगा एम फतिमा बीबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है, कोई विधायक धन विधायक है ये कौन निर्णय लेता है लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं ऐसे, है ना, याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष ये बात करते हैं, ये लास्ट डिसीजन लेते हैं। चलिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने करी थी, तो दोस्तों मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति किसने करी थी, तो ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी दोस्तों, है ना, याद रखिएगा किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये यूएसएसआर से है। चलिए आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नहीं थे, आपातकाल की घोषणा, तो दोस्तों आपातकाल की जो घोषणा है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो आपातकाल की घोषणा आपको पता ही है एक्चुअली किससे है दोस्तों संबंधित, तो ये एक्चुअली हो जाएगा आपका 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 352, जी ऑफकोर्स दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। 370 एक्चुअली हम लोग कहते थे ना, 370 जम्मू कश्मीर से हटाओ, जम्मू कश्मीर से हटाओ, तो आपको पता ही है अपवादित में आता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात कर लें कि आपातकाल की, तो ये 352 होता है ना आपातकाल की घोषणा, इसी में नहीं थे, याद रखिएगा। चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, है ना, तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक की बात करता है। 51 आपको पता ही है, 51 को अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कही थी, है ना, याद रखिएगा। भाग चार के क्या किस में 36 से 51 तक के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, डीपीएसपी, है ना, और इसमें 51 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कही थी, है ना। चलिए रीड जारी करता है ना। हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, उसी का राज्य त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान
करने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को ही प्राप्त होता है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों को ही होता है ना। चलिए, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए, है ना। तो देख लेते हैं दोस्तों अंत कितना है दोस्तों। तो ये 14,500 किलोमीटर है ना, याद रखिएगा 14,500 किलोमीटर लंबा है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो जो बर्नियर था वो भारत कब आया था दोस्तों? तो ये 1658 के अप्रॉक्स में आया था ना, और ये 1668 तक रहा था 1658 से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? तो कौन सा निजी क्षेत्र है दोस्तों? तो अगर कृषि की बात कर ली जाए तो ये पूर्णतः निजी क्षेत्र में आता है, आपको पता ही है। वस्त्र क्षेत्र की बात कर ली जाए तो ये नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, परिवहन और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रहे, दूरसंचार, वस्त्र, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी क्या आती है? सरकारी क्षेत्र के ऊपर है ना। तो ये आपका निजी क्षेत्र हो जाता है एग्रीकल्चर, कृषि, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको पता ही है दोस्तों, सबसे अधिक कहाँ है? केरल का है 94% के अप्रॉक्स, है ना, 2011 की जन उसके अकॉर्डिंग। चलिए, सुंदरबन डेल्टा बनाती है क्या? सुंदरबन डेल्टा कौन बनाता है दोस्तों? तो ये गंगा नदी बनाती है, आपको पता ही है। सुंदर नदी, गंगा नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको पता ही है ना, उत्तर प्रदेश में है। और यह देश का एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखते हैं दोस्तों, झारखंड कोयला, राजस्थान, राजस्थान का सल्फर नहीं दोस्तों, ये जस्ता होगा, है ना, राजस्थान में मैक्सिमम जस्ता होता है। कर्नाटक का क्रोमाइट, ठीक है। केरल का मोनाजाइट, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा, कौन सा युग्म गलत है? तो ये हो जाएगा बी, है ना, याद रखिएगा, बी हो जाएगा। राजस्थान का होता है जस्ता, है ना, जस्ता। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलवासी कृषि निम्नलिखित में से किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र का एक मुख्य समस्या है? कौन सा ऐसा स्टेट है? तो दोस्तों ये असम और बिहार का बहुत ही मतलब मेजर एक इश्यू है ना, याद रखिएगा, बहुत ही प्रॉब्लम है बड़ा, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो, है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों, चाय, असम, चावल बिहार। एक्चुअली चावल बिहार से नहीं, चावल पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा होता है ना, याद रखिएगा, चावल पश्चिम बंगाल से। रबर का केरल सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश सही है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? परोक्ष कर कौन कौन से है दोस्तों? परोक्ष कर देख लेते हैं दोस्तों। तो बिक्री कर और आयकर। बिक्री कर और आयकर जो होते हैं वो एक अप्रत्यक्ष कर होता है, बिक्री कर आपको पता ही है, और आयकर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है ना। अगर वही हम लोग बात कर ले उत्पादन उत्पादन शुल्क की, है ना, और संपत्ति कर की, यहाँ संपत्ति कर तो एक्चुअली आयकर ही को संपत्ति कर भी कहता है ना। तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा यहाँ पे, देखो, अगर यहाँ बात करें परोक्ष कर की, तो यहाँ पे जो हो जाएगा बिक्री कर और उत्पादन कर। उत्पादन कर हो जाता है अप्रत्यक्ष कर, और बिक्री कर भी हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। लेकिन बाकी सब जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। और यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर और उत्पादन कर, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा से क्या जाना जाता है? तो ये जो क्रेडिट कार्ड भुगतान करती है ना, क्रेडिट कार्ड से, आजकल तो क्रेडिट कार्ड बहुत मतलब वो हो गया है, फेमस हो गया है, लगभग सारे लोग जान गए हैं इसको, है ना, सारे लोग फैमिलियर इस चीज़ से। तो इसी को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आईआरडीपी एक्चुअली क्या होता है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसी समय इसको स्टार्ट करा गया था। और इसका अगर उद्देश्य की बात की जाए, इसका पर्पस की बात की जाए, तो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य था, है ना, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास का निर्धनता निवारण, है ना, निवारण। एक्चुअली यही तो इसका पर्पस है ना, ग्रामीण विकास।
सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं होती है ना, इसका यही मतलब होता है आर्थिक असमानताएं। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे एकत्रित किया जाता है और कौन एकत्रित करता है दोस्तों? तो ये एक्चुअली एकत्रित करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। मैनमेड क्या है? हृदय है, हार्ट है, हार्ट, है ना, याद रखिएगा। तो ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा जार्विक 7। जैन धर्म के लोग मानते हैं महावीर थे अंतिम। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम क्या? तो अंतिम तीर्थकर थे दोस्तों, है ना, 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, याद रखिएगा दोस्तों। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लीजिए। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, वो क्या, कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो स्थल है वो है कौन सा दोस्तों? तो यह है यरूशलेम। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों का क्या है? पवित्र स्थल है दोस्तों, यरूशलेम, है ना, याद रखिएगा यरूशलेम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण करा? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता जो 1944 में हुआ था, किसके लिए? IMF और विश्व बैंक का निर्माण किया गया उसी समय, है ना, 1944 में IMF और विश्व बैंक का निर्माण किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। IMF जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये रस्किन बॉन्ड है, जो कि बहुत ही फेमस है दोस्तों। यहाँ तक कि PCS के एग्जाम में भी इनके बुक को तो एकदम पूछा ही जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रस्किन बॉन्ड। चलिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो दोस्तों ये कहाँ से लेकर जोड़ी गई है? तो आपको पता होना चाहिए, आयरलैंड से लेकर जोड़ा गया है दोस्तों, है ना, आयरलैंड। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक संघीय राज्य है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। भारत एक क्या है? संघीय राज्य है, राज्यों का एक संघ है एक्चुअली, है ना। क्या है दोस्तों? राज्यों का एक संघ है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संघीय राज्य नहीं, राज्यों का संघ है, क्योंकि ये आपका लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भी। चलिए, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक व्यापक और बहुराष्ट्रीय निकाय भी है ना, जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका गठन कौन करता है दोस्तों, तो इसका गठन कौन करता है? वो केंद्रीय मंत्रीगण ही करते हैं, है ना, वही आपस में कर लेते हैं कौन कौन सा मंत्री होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है क्या? देखिए, तो ये संविधान के अगर उल्लंघन करते हैं, अगर ऐसा पाया जाता है कि संविधान का इन्होंने उल्लंघन करा है, तो इन पे एक महाभियोग चलाया जाता है ना, आपको पता ही है, महाभियोग चलता है 61 आर्टिकल के तहत, है ना। और वही एक रास्ता है, और इसके अलावा ये है कि ये खुद से या तो त्याग पत्र दे दें, है ना। तो इन पे जो महाभियोग चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों? तो ये जो होते हैं ना संसद, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आय कितनी हो? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का अगर कैंडिडेट बनना है तो 30 वर्ष, आपको पता ही है, कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं है ना। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल 84 के ख के तहत ऐसा बताया गया ना, जो न्यूनतम आयु है 84 के ख के तहत। चलिए याद रखिएगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों?
तो ये राज्यपाल के द्वारा होता है। जैसे कि आपका सेंटर पे प्रेसिडेंट है, वैसे ही गवर्नर है कहाँ पे, स्टेट में, है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो ये राष्ट्रपति द्वारा ही किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पे, मैंने कही राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पे की जा सकती है ना। ऐसा आपका आर्टिकल है 356, उसी के तहत होता है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सिफारिश पे, एक्चुअली मैंने राज्यपाल कर दी, सॉरी। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो ये जो बनते हैं ना, कौन, आपको पता ही होगा, उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। एक्चुअली इसका क्या होता है, चुनाव होता है, आपको पता ही होगा। और इस चुनाव का वो कौन करते हैं दोस्तों, हैं? इस चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, आपको पता ही होगा। भारत के उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनके द्वारा नहीं इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए, मछली में मौजूद राइबोफ्लाविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो राइबोफ्लाविन को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो राइबोफ्लाविन को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, सॉरी। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है, आपको पता ही होगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो दोस्तों सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है? तो सुअर से फैलती है स्वाइन फ्लू, आपको पता ही होगा। चलिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्लड क्लोटिंग में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो आपको पता ही है दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग में कौन सहायक होता है? विटामिन के, रक्त थक्का जो कर देता है ना। कहीं भी देखते हो हाथ कट जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे खून जम जाता है, ना कि गिरते रहे। कहीं भी आप एक बॉटल में, एक प्लास्टिक में छेद कर दो, नीचे के साइड सुई चुबा दो, तो वहाँ से वो रेगुलर पानी गिरते रहता है। लेकिन हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं रेगुलर गिरता है, थोड़ा सा गिर के रुक क्यों जाता है? तो विटामिन, सॉरी, जो है ना विटामिन के, उसी के तहत, है ना, उसी के कारण, क्योंकि वो ब्लड को थक्का बना देता है, जमा देता है वहाँ पे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो देखते हैं दोस्तों, मानव के लिए उपयोगी कौन सा होता है। तो मानव की दृष्टि से बात की जाए तो ये जो होता है ना केचुआ, एक्चुअली पता है इसका काम क्या होता है केचुए का? मैं थोड़ा सा इस पे बहस करूँ तो क्या कहूँ, तो ये जो मिट्टी की उर्वरता होती है ना, उसको ये बढ़ा देता है केचुआ, आपको पता ही है। बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल तो इसका एक ऑर्गेनिक, मतलब क्या बताऊँ, फार्मिंग में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये अच्छा खासा भी रिजल्ट देता है अब। अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है अंतरिक्ष में, इसी वजह से, सीधा सीधा यही एक साइंस है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि अदरक का जो जड़ होता है ना, उसी को खाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, अदरक का, सॉरी, अदरक का तना खाया जाता है, जड़ तो नीचे उसका, अदरक का नीचे, हाँ, तना खाया जाता है एक्चुअली, है ना, अदरक का तना होता है ये। चलिए, याद रखिएगा, अदरक का तना खाया जाता है दोस्तों, है ना। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है दोस्तों? तो वो है आपका नाइट्रोजन 78% के साथ, फिर ऑक्सीजन, बाकी सब चीज़ें तो 1% में आती है। अब देखो ये लिखा हुआ है कुछ, और इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखो आप अच्छे से एक बार, CH3, फिर उधर CH3 है, CH2, फिर CH3 है। तो दोस्तों देखते हैं, दो मिथाइल ब्यूटेन है क्या? दो मिथाइल ब्यूटेन है क्या? दो मिथाइल ब्यूटेन है क्या? ऑफकोर्स ऑफकोर्स दो मिथाइल ब्यूटेन है। तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर है तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा दो मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे का कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सा धातु मिलाया जाता है दोस्तों? तो इसमें मेनली 4 धातु मिलाई जाती है, क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया, निकेल हो गया, है ना। क्रोमियम, कार्बन, निकेल। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? बी, निकेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए,
निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, तो दोस्तों आपको पता ही है, समुद्र जल वाष्प का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसमें जल के साथ साथ कुछ धात्विक नमक भी मौजूद होते हैं जो कि ऊष्मा के चालक को बढ़ाने का काम करता है ना। तो समुद्र का पानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस क्या होता है आपको पता ही है। एक गैसों का ये क्या होता है, एक्चुअली में मिश्रण होता है, एक ऐसा टाइप होता है जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी गैसें इसमें प्रेजेंट होती है ना। ये एक प्रकार का ईंधन है जिसको तैयार करने के लिए हवा और जलवाष्प के मिश्रण को लाल तप्त करते हुए कोक, जिसको कोयला बोलते हैं, के ऊपर क्या किया जाता है, फर्नेस में, फर्नेस के ऊपर से इसको पास किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, गर्म हो जाता है बहुत, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। देख लो क्वेश्चन में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर दोस्तों। चलिए, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? LPG में कौन सा होता है दोस्तों? देखो, LPG में जो गैस होता है ना, वो एक्चुअली महकता नहीं है गंदा, उसमें गंदा महकने वाला गैस भरा जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर कहीं से लीकेज हो तो हमें महक से पता चले कि हाँ लीकेज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी होता है ना, इसी वजह से। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन याद रखिएगा, क्या है? इथाइल मरकैप्टन। उसी को एथिल मरकैप्टन भी कह सकते हैं ना, इथाइल मरकैप्टन को। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है किससे? तो बिजली के लैंप का तंतु जो बना होता है दोस्तों, वो टंगस्टन का बना होता है, आपको पता ही है। हाई रेसिस्टिविटी और कम गलनांक होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबकता पर क्या असर पड़ेगा? अगर कोई चुंबक है उसको गर्म कर दोगे तो क्या उसका जो चुंबकत्व है, मतलब कि उसका जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कि जो कैपेबिलिटी है अट्रैक्ट करने की, क्या वो कम हो जाएगी? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों, वो उसकी जो कैपेबिलिटी वो लगभग ख़त्म हो जाती है ना अट्रैक्ट करने की। शीशा भौतिकी का किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। शीशा जो होता है ना, मिरर, वो किस सिद्धांत, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये आपको पता ही है, शीशा जो है वो बल पे काम करता है ना, शीशा। ये एक्चुअली शीशा कुछ अलग भी चीज़ें बता सकता है, जिसमें कि आपका होता है ना शीशो, मैं शीशा कह रहा था, शीशो एक्चुअली है ना। तो ये बल सिद्धांत पे काम करता है शीशो। ये इसको अलग अलग लिखना चाहिए था, इसको शीशा, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये बल के सिद्धांत पे काम करता है, आपको पता ही है, फोर्स के प्रिंसिपल पे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? बायोगैस में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो बायोगैस में उपस्थित क्या होता है ये हमें जानना चाहिए। तो इसमें मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना। अगर जैसे जैसे क्या होता है कि कुछ गैसें और भी है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, H2S हो गया, वाष्प हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनियम, और कुछ मात्राओं में आपका होती है ये सब चीज़ें, है ना। इसमें क्लोरीन कभी भी उपस्थित नहीं होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने क्लोरीन पहले कभी बोला ही नहीं। बल का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है बल का? तो बल का आपको पता है क्या होता है दोस्तों? तो होता है न्यूटन, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? ऑक्सीजन रहित वस्तु, तो दोस्तों ऑक्सीजन रहित वस्तु की अगर बात कर ली जाए तो देखो, बालू, शीशा और सीमेंट में ऑक्सीजन उपस्थित तो होती है, लेकिन वही केरोसिन जो होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक का एक मिश्रण होता है, और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। देखते हो कि कोई भी बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ हमेशा केरोसिन के अंदर ही डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो आग जलने का जो खतरा है वो कम होता है बहुत ही, है ना, इसी वजह से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो, एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? एक मतलब यंग और हेल्दी पर्सन है और उसका जो दिल धड़क रहा है, तो उसका रेट क्या होगा धड़कने का? तो आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों। तो वो धड़कने का जो दर होता है ना, वो क्या होता है, 72 होता है प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना दिल, जिसको कहते हैं दिल धड़क रहा है, 72 बार धड़क गया। तो ठीक है, ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बढ़ गया है, कम हुआ तो कम हो गया है। परम शून्य बराबर किसके होता है? तो परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो, किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ये वो ताप होता है ना
उसके नीचे कोई संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस, आपको पता होना चाहिए। -273 डिग्री सेल्सियस परम ताप होता है, एब्सोल्यूट जीरो का वैल्यू होता है -273 डिग्री सेल्सियस। 0.15 ही है मेजरली। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इसका PDF आप हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो करके और फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके जो भी अपडेट होंगे वो सारे के सारे आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे दोस्तों, है ना। तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।